तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्रेंड व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग का मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आप लोग का झारखंड पॉलिटेक्निक देने वाला है इस साल। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आप लोग का एग्जाम डेट भी निकल चुका है, आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोग आई होप डाउनलोड भी कर चुके होंगे। तो चलिए, मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला VBI क्वेश्चन, जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसी तरह का आप लोग का झारखंड पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री डॉट 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 प्लस cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। एंड ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का भी एंड केमिस्ट्री का भी आप लोग के लिए अपलोड किया। यदि नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अदरवाइज प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और मैं बता दूं, क्लास 10th में जो स्टूडेंट अभी है और क्लास 12th में जो है, क्लास 10th और 12th वाला मैक्सिमम स्टूडेंट देंगे पॉलिटेक्निक के एग्जाम। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोग क्लास 12th का ही देखने को मिलता है। कभी कभी जो है क्लास 10th का भी मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आप क्लास 12th का समझ सकते हैं। तो इसको किस तरह से मैं बता रहा हूँ, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और इसी टाइप का आता है। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉस पाई माइनस थीटा या फिर 180 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, ये एक्चुअल में होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यदि पता है तो आपको ये इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। क्यों दिक्कत नहीं आएगा, मैं भी बताता हूँ। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। आखिर दिया क्या, दिया ये है कि कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए ताकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बीच में कहीं कॉस 90 डिग्री भी आएगा। जी बिल्कुल आएगा। फिर डॉट 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 प्लस 180 डिग्री से पहले भी कुछ ले लेते हैं, कॉस 177 डिग्री ले लेते हैं। फिर कॉस 178 डिग्री ले लेते हैं। फिर कॉस 179 डिग्री एंड प्लस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इतना यदि आप कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। तो बताइए cos 170 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिख के बता रहा हूँ। cos 170 डिग्री को यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, cos 170 डिग्री को तो मैं लिख सकता हूँ ना, cos 180 माइनस 3 डिग्री, है कि नहीं। cos 170 डिग्री को इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, cos 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री। तो यही तो हुआ, 180 में माइनस 3 कीजिए तो 170 डिग्री 177 हो जाएगा। उसी तरह cos 178 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 2 डिग्री। फिर उसी तरह cos 179 को लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 1 डिग्री। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं cos 90 डिग्री आएगा एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। इस जो cos 170 डिग्री है, इसके जगह मैंने लिख दिया cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और मैंने यहाँ पर बताया cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा मतलब कि जो यहाँ पर थीटा होता है ना, वही यहाँ पर आएगा थीटा। ठीक है, तो माइनस cos थीटा मतलब क्या हो गया, cos 177 डिग्री मतलब cos 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री एंड cos 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस cos 3 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। cos 178 डिग्री को मैंने लिख दिया cos 180 डिग्री माइनस 180 माइनस 2 डिग्री एंड cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस 2 डिग्री क्या होगा, माइनस cos 2 डिग्री। ठीक इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th के भी है। तो 12th वाले जो है उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्लास 10th वालों को डिटेल में समझाना जरूरी है। तो cos 179 को भी इसी तरह लिख सकते हैं cos 180 माइनस 1 डिग्री एंड cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा मतलब cos, ये माइनस cos 1 डिग्री हो जाएगा। और प्लस ये वाला था, ये cos 180 डिग्री ऊपर वाला का पार्ट था, प्लस cos 180 डिग्री मैं नीचे लिख देता प्लस cos 180 डिग्री। अब देखिए क्या दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा कि कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये cos 1 डिग्री प्लस में है, ये cos 1 डिग्री माइनस में आ गया। उधर cos 2 डिग्री प्लस में, यहाँ माइनस में है। cos 3 डिग्री प्लस में, ये cos 3 डिग्री माइनस में। इसी तरह बहुत सारा टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जितने भी बीच में है ये सारे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर cos 90 डिग्री एंड यहाँ पर बचेगा cos 180 डिग्री। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, cos 90 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री। अब बताइए
cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 0 होता है, एंड cos 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता होता है -1 होता है। तो इसका ओवरऑल आंसर भी आपका -1 निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया। मैंने तो सिंपली इसको तोड़ के पहले लिख दिया, उसके बाद आपको इस फॉर्मूला पर आधारित आपको देखना था। cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। यदि आप क्लास 10th में तो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहीं पर यदि साइन के फॉर्म में रहता तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा इसलिए होता है क्योंकि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए उसमें प्लस साइन थीटा आता है, इसमें माइनस cos थीटा आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। 102 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये a माइनस बी क्या है, ये कोई एंगल होगा। तो tan a माइनस tan b इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको बहुत किसी को याद भी होगा। और यहीं पे प्लस रहता है, tan a प्लस b रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। मतलब ये है कि यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। यदि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। और एक फॉर्मूला ये यूज होगा कि आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या ये कहिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये दो फॉर्मूला यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना, आपको क्या करना है, tan 50 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो बताइए tan 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 50 को मैं लिख सकता हूँ, अभी इसी पर आएंगे, अभी इसी पर आना है, आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इस टर्म तक आते हैं। ठीक है, tan 50 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं tan 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। आप बोलेंगे सर 70 माइनस 20 क्यों किए, क्योंकि मुझे यहाँ देखिए 70 और 20 का टर्म दिख रहा है, इसलिए मैंने 70 माइनस 20 किया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में बन जाएगा, अब tan a माइनस बी वाला बन गया ना, tan a माइनस बी है कि नहीं। मैंने बताया ना a और b क्या एंगल है, तो ये देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री एंगल आ गया आपका। तो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए। tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला ऊपर में देख सकते हैं, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये लिखना है। तो tan आपका क्या है, इधर साइड राइट हैंड साइड में tan 50 डिग्री होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप फॉर्मूला लगा दीजिए tan a माइनस tan b। तो tan a मतलब क्या है, यहाँ 70 डिग्री a हो गया, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई क्या था 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a 70 डिग्री है इंटू tan b, b यहाँ क्या है 20 डिग्री। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, देखिए tan 50 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो वही रखिए क्योंकि वो टर्म मुझे चाहिए, tan 70 माइनस tan 20 ये तो चाहिए ना। डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बताइए, ये tan 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आप लोग कुछ देर पहले, मैं यहाँ बताता हूँ। tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना tan 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 20। और tan 90 माइनस 20 क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो ये cot 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan 70 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ cot 20 डिग्री एंड इंटू tan 20 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ से मैं अब यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, tan 50 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए क्या आया हमारा, tan 70 माइनस tan 20। ठीक है, tan 20 डिवाइडेड बाई क्या था 1 प्लस cot 20। अब देखिए cot 20 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, और एक चीज़ जानते होंगे, जो cot थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan थीटा होता है, ये आप जानते होंगे, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इस cot 20 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई tan 20 लिख सकता हूँ, है ना, 1 बाई tan 20 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय है tan 20 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये tan 20 डिग्री है और tan 20 डिग्री तो खत्म हो गया, मतलब यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री इक्वल टू क्या निकल गया, देखिए tan 50 डिग्री इक्वल टू हो गया tan 70 माइनस tan 20 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये 1 प्लस, और ये भी हमारा 1 बचेगा यहाँ पर, ये 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, तो ये चीज़ बचा। अब देखिए इसको आप
लगा दीजिए जिस टर्म में आपको दिया हुआ 2 को इस साइड ले आइए, 10 50 को नीचे भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 हो गया इक्वल टू 10 70 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाई आपका 10 50। तो यही तो निकालने बोला जा रहा था ना। देखिए आपको जो RHS में दिख रहा होगा, RHS में जो दिख रहा होगा LHS में देखिए यही वाला टर्म पूछा जा रहा है ना, 10 70 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाई 10 50। और हमारा ये क्या आया, 10 70 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाई 10 50 की वैल्यू हमारा 2 आया। तो 2 किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ तो इसको नहीं बोला जा सकता, लेकिन आपको यदि फॉर्मूला याद है तो बना सकते हैं। क्लास 10th लेवल के यदि आप है, क्लास 10th के लिए आप फॉर्म भरे, क्लास 10th में है अभी और पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ वो सारा कुछ आप लोग कर लीजिए अच्छी तरीके से, फॉर्मूला याद रखिए। जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसी टाइप में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 देखिए, अब ये तो क्लास 12 का क्वेश्चन है यार, तो आपको कैसे समझाऊं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई प्लस कॉस इन्वर्स जेड इक्वल टू 3 पाई दिया हुआ। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, समझ रहे ना। तो ये देखिए 3 पाई दिया हुआ, मतलब क्या हुआ कि मैं समझ सकता हूँ कि कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू पाई होगा, है ना। कॉस इन्वर्स वाई का वैल्यू भी पाई होगा, कॉस इन्वर्स जेड का भी वैल्यू पाई होगा, तब तो पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई होगा, है ना। 1 पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई, तब तो जोड़ेंगे तो 3 पाई होगा। मतलब ये हुआ कि मैंने क्या लिखा, कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये हमारा पाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू आप लिख सकते हैं कॉस पाई, है ना। एक्स का वैल्यू जो आप लिख सकते हैं, एक मिनट, एक्स का वैल्यू जो लिख सकते हैं आप कॉस पाई लिख सकते हैं। मतलब देखिए ना, कॉस इन्वर्स में है ना, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई है, तो एक्स इक्वल टू कॉस पाई लिख दिया, और कॉस पाई का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू -1 निकल गया। उसी तरह आप वाई और जेड का भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया सभी का वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू भी पाई, कॉस इन्वर्स वाई का भी वैल्यू पाई, एस एंड कॉस इन्वर्स जेड का भी वैल्यू पाई। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हमारा वाई भी क्या निकल जाएगा, वाई भी -1 निकल जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। उसी तरह आप जेड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड का भी वैल्यू आपका -1 निकलेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी -1, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। ये भी -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। मैंने सोचा था आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन इस वीडियो पे आपको 10 क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग बता रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम देना होगा। चलिए 104 की ओर देखते क्या है। साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू आप देख के ही आपको डर लग रहा होगा कि कैसे करना है। तो इसको करने के लिए देखिए मैं क्या बताता हूँ पहले, कि ये जो है कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो मैं कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेता हूँ। तो बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैंने वहां बताया था ना। जैसे देखिए ऊपर में कॉस इनवर्स एक्स यदि पाई था, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख दिए थे, कॉस पाई। जो एक्स का वैल्यू था वो कॉस पाई हो गया था। उसी तरह 4/5 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखने का मतलब ये है कि यहाँ यदि 2 थीटा है तो यहाँ हम लोग थीटा लिखे, मतलब इसका आधा लिखे। यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा लिखे। यदि यहाँ थीटा लिखते तो यहाँ क्या लिखा था, यहाँ थीटा/2 लिखा था। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब बताइए ये टर्म आपका क्या बन गया, बताइए ये टर्म आपका क्या बन गया। ये जो टर्म है ये आपका एक्चुअल में क्या बन गया, आप कॉस इनवर्स 4/5 की जगह थीटा पुट कीजिए तो क्या बन गया, साइन। इसकी जगह यदि थीटा पुट कर देंगे तो एक्चुअल में ये थीटा/2 हो गया। तो मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा/2 का वैल्यू चाहिए।
अब इस फॉर्मूला पर आ जाइए आप लोग, इस फॉर्मूला को मैं लगाता हूँ। बताइए, मैंने अभी बताइए है यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा है, यदि यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, मतलब आधा हो जाएगा उसका। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है कि नहीं? यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो गया। अब बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 4/5 है। इस कॉस थीटा की जगह मैं 4/5 पुट कर देता हूँ, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा बाई 2 का चाहिए, मतलब यहाँ से हम लोग साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताइए इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, 4/5 को उधर भेज दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस 4/5। 1 माइनस 4/5 इक्वल टू होता है 1/5। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो अब यहाँ से अब साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 1/10, रूट अंडर 1/10, क्योंकि इधर स्क्वायर है। लेकिन ये एक्चुअल में होना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन आपका आंसर की जो दिया हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक की तरफ से, वो आपका प्लस वाला को ही कंसीडर किया था, प्लस वाला को कंसीडर किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1/√10, ठीक है, 1/√10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको वो फॉर्मूला जो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला वो यूज हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता, बताइए? साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है कि नहीं? यहाँ जो दिया उसी के अनुसार इसको अब मैं राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल गया। साइन एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। क्यों कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया? क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपको निकल गया एक चीज, आपको एक रिलेशन निकल गया। साइन एक्स का वैल्यू जो दिया वो एक्चुअल में कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ, या ये कहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होगा वो साइन एक्स होगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा 1331 दिख रहा, मतलब ये किसी का होल क्यूब दिया हुआ। किसका होल क्यूब दिया हुआ? ये एक्चुअल में आपको जो लिखा हुआ है ये आपका कॉस, देखिए 12 है ना, तो यहाँ कॉस का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 2x, इसका होल क्यूब दिया हुआ है। ये चीज जो है होल क्यूब दिया हुआ है, इसको तोड़ के देखिए। ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। उसी फॉर्मेट में देखिए, इस ए की जगह मैंने कॉस का पावर 4x मान लिया, बी की जगह कॉस स्क्वायर एक्स मान लिया। इसका होल क्यूब की जगह क्या होगा? ए क्यूब, मतलब कॉस का पावर 4x का होल क्यूब, तो ये कॉस का पावर 12x हो जाएगा। उसी तरह 3a² b कीजिए, 3a², मतलब कॉस का पावर 8x b, यानी कि कॉस का पावर 4x हो जाएगा। तो फिर आप जानते हैं जो पावर क्या होता है समय, जब आपका मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, तो कॉस का पावर 10x हो जाएगा। तो इसको आप एक्सपेंड करके देखिए, आपको यही आएगा, ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, तो कॉस का पावर 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, यदि मैं यहाँ पूछूंगा कॉस का पावर 4x, मतलब इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस का पावर 4x इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ कॉस का पावर 4x है, इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकता हूँ, और इसके जगह तो कुछ नहीं पुट कीजिए आप, इसके जगह छेड़छाड़ मत कीजिए। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये भी 1 ही हो जाएगा। तो 1 किस में? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार आप देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तभी तो आपसे बनेगा ना। ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वही उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए ना, इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 70.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 17.5 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर 17.5 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप जानते हैं, तो 1 किस में है? आप देख पा रहे हो ऑप्शन 1 तो किसी में नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन वह एंगल के टर्म में दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, 10th लेवल क्वेश्चन है, 0.533, इसका वैल्यू क्या होगा?
तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 0.573 का बार, मतलब बार मतलब जान रहे यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 0.5 प्लस 73/10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, ठीक है, प्लस 73 डिवाइडेड बाई 10⁵ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब बताइए इसको फिर फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, 0.5 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 1/10⁻73 कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बताइए, ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/10² प्लस डॉट 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 इस तरह बचेगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 0.5 प्लस 73/10⁻³ मतलब 1000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक AP है, यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो और भी टर्म लिख सकते हैं, 73 डिवाइडेड बाई 10⁻7 लिख सकते हैं। तो यह 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10⁻4 आ जाएगा, ठीक है, 10⁻4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो है 10⁻3 कॉमन निकाला, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक AP है और इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। तो जब भी एक AP रहता है, AP नहीं GP है, सॉरी GP है, और जब भी GP रहता है और इन्फिनाइट टर्म का समेशन क्या होता है, S इन्फिनिटी होता है A/1 - R। A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और R क्या है, आपका कॉमन रेशियो है। तो इस कंडीशन में आपका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। देखिए 1/10² जो होगा वही कॉमन रेशियो हो जाएगा, और A क्या है, A = 1 है। तो A/1 - R, तो A की जगह 1/1 - R, R मतलब 1/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.5 प्लस 73/1000, इसको सॉल्व कीजिए तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा आपका 99। तो ये 2 0 कैंसिल, एक्चुअल में यहाँ 3 0 है, तो 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0.5 प्लस 73 डिवाइडेड बाय आपका 990। इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 284 डिवाइडेड बाई 495, मतलब ऑप्शन बी आएगा। तो 107 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एंड ये आपका जो है लॉग पर आधारित क्वेश्चन है। यदि आप लॉग जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो पहले मैं लॉग का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो आप देखिए लॉग यदि a और b दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू यदि x है तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, b⁻x = a लिख सकता हूँ। ये चीज़ आपको यदि पता है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला ये है कि लॉग, आप यहाँ बेस मान लीजिए कुछ भी रहेगा बेस, ठीक है, मान लीजिए b ही बेस मान लेते हैं। लॉग बेस सेम होना चाहिए, लेकिन लॉग a एंड प्लस लॉग बेस b है, ठीक है। लॉग a प्लस लॉग b को लिख सकता हूँ इक्वल टू लिख सकता हूँ लॉग ab लिख सकता हूँ। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ भी b बेस है तो यहाँ भी सेम बेस है। यहाँ कुछ भी बेस हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, b हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, सेम है। यदि बेस हमारा सेम है तो इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई के द्वारा मैं दिखा सकता हूँ। तो उसी तरह यहाँ 4 चीज़ दिया हुआ है, 4 टर्म दिया, तो चारों को मल्टीप्लाई के टर्म में मैं दिखा सकता हूँ। मतलब क्या लिख सकता है इसको, लॉग बेस 4, एंड इसको लिख सकता है 2 × 4 × x × 16। इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह ये लिख दिया, और इसका वैल्यू तो 6 दिया हुआ है। अब मैंने बताया लॉग a बेस b = x दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता है, जो बेस है उसका यहाँ पर इक्वल टू में जो दिया हुआ उसका पावर जो लेंगे x, b⁻x = हो जाएगा ये a, ठीक है। तो इसका पावर लेना है 6, तो 4⁻6 हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 4 × x × 16। अब इसको देखिए 4⁻6 है, मतलब इसको कुछ इस तरह से 6 बार लिख सकते हैं। ये लीजिए 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5, और एक बार लिखना है 6, और ये 4 दूनी 8 कर दीजिए इसको, ठीक है, और इसको कर दीजिए 16 × x। तो ये देखिए 4 4 16 हो गया, तो ये 16 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूने 8 एंड 2 दूने 4। तो बताइए x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 4 × 16 दूने 32 निकल गया। तो 32 किस में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 play cricket, 20 play tennis and 10 play both the games. Then the number of students who play neither of the games. तो इसको देखिए बनाने का 2 तरीका मैं बताता हूँ। एक आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, और एक मैं फॉर्मूला बेस बताऊंगा। फॉर्मूला बेस आप यदि सेट थ्योरी पर है तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
प्ले क्रिकेट, तो मैं सी से डिनोट करता हूँ क्रिकेट को। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट प्ले करते हैं वो 25 दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टेनिस खेलते हैं, टी से डिनोट कर रहा, वो 20 दिया हुआ। एंड टेनिस और क्रिकेट दोनों कितने स्टूडेंट खेलते हैं, वो 10 प्ले बोथ द गेम्स। तो एन टी इंटरसेक्शन टी जो दिया हुआ वो आपका 10 दिया हुआ। एक फॉर्मूला होता है एन सी यूनियन टी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि कम से कम एक स्टूडेंट जो है क्रिकेट या टेनिस खेल रहा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, हु प्ले नाइदर ऑफ द गेम, मतलब कि कोई गेम नहीं खेल रहा, मतलब इसको 1 से घटा देंगे, 1 से इसको घटा देंगे तो हम मेरे को जो चाहिए वो निकल जाएगा। तो एक्चुअल में पहले इसी को निकाल लेते हैं। ये तो चाहिए नहीं, ये तो चाहिए क्योंकि मेरे को प्ले नाइदर ऑफ द गेम, मतलब जो भी आएगा इसका वैल्यू उसमें उसको क्या है 1 से घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि मेरे को आंसर चाहिए इसका वैल्यू, एक्चुअल में आंसर चाहिए एन ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और इसका वैल्यू जो होगा 1 माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी का होगा। तो एन ऑफ सी यूनियन टी निकालना होगा, तो इसका वैल्यू मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। सी यूनियन टी का वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तो 25 है, इसका वैल्यू आपका 20 है, एंड इसका वैल्यू 10 है। तो यहाँ से आया आपका 35 आ गया, तो इसका वैल्यू 35 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ आपका 1 से नहीं घटाना होगा, एक्चुअल में यहाँ जितना आपका टोटल स्टूडेंट्स है उतना में घटाना होगा। तो टोटल स्टूडेंट हमारा 60 है ना, तो 60 घटाना होगा, 60 माइनस ये हमारा 35 आया, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से 25 आ गया। 25 किस में, ऑप्शन सी में। तो मैंने बताया इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो आप लोग फार्मूला बेस है जो कि आप इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट वेन डायग्राम बना दीजिए। वेन डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लीजिए। वेन डायग्राम के द्वारा और इजी हो जाएगा, आराम से आप बना सकते हैं वेन डायग्राम से। चलिए ठीक है, तो मैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्रिकेट खेलने वाला स्टूडेंट्स है, और टेनिस खेलने वाला को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ये टेनिस है और ब्लू वाला जो है वो आपका क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 60 है, तो मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ, टोटल स्टूडेंट 60 है। अब बताइए, अब आपको बताना है कि वैसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। वो तो 10 दिया हुआ है, दोनों गेम खेल रहे हैं, मतलब इसको बीच में रखेंगे, टेनिस भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। वैसे कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ आपका क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 25 स्टूडेंट्स है। तो 10 तो ऑलरेडी क्रिकेट, यहाँ पर देखिए क्रिकेट वाले घेरा में है, तो ये 10 स्टूडेंट तो क्रिकेट खेल रहे हैं, बचे और कितना स्टूडेंट 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका जो है टोटल स्टूडेंट जो है टेनिस खेलने वाले 20 है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ भी हमारा 10 हो जाएगा। ये देखिए टोटल यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स है जो या तो एक गेम खेलते हैं या दोनों गेम खेलते हैं, 15 10 25 10 35 स्टूडेंट जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, या उनमें से कुछ स्टूडेंट एक गेम खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट दोनों गेम खेल रहे हैं। तो बच्चे कितने स्टूडेंट जो एक भी गेम नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे को वही स्टूडेंट ना जा, टोटल हमारा 60 स्टूडेंट है, 60 में आपका 35 तो कोई ना कोई गेम खेल रहा है, तो बचा कितना 25 स्टूडेंट जो कि कोई गेम नहीं खेल रहा, तो हमारा 25 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 110। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, देखिए कैसे बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 8x का पावर क्यूब, एंड जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर 1/3। निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जी एक्स क्या दिया हुआ, बताइए जी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स का पावर 1/3, तो ये एक्स का पावर 1/3 हो गया। एफ ऑफ एक्स का पावर 1/3, आपको एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये 8x क्यूब दिया हुआ, मतलब यदि यहाँ x है तो यहाँ पर भी x आया, यदि यहाँ x का पावर 1/3 होगा तो यहाँ भी 1/3 हो जाएगा इसका पावर। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू एक्स की जगह क्या होगा, यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ x का पावर 1/3 है तो x की जगह 1/3 आ जाएगा, तो x की जगह मैं लिख देता हूँ 1/3, एंड इसका क्या है पावर 3 है ना, तो पावर 3 हो गया। समझ रहे हैं ना, x की जगह x है तो x की जगह हमारा x का पावर 1/3 है, तो अब देखिए पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा सिंपली 8x आ गया। 8x किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
आप लोग यदि कोई भी डाउट करने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्लास 10th का मत करवाए, 12th का भी करवाए, तो 12th के लिए मैं इस बार लेकर आ चुका हूँ। मतलब झारखंड पॉलिटेक्निक में देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्लास 10th का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 12th का पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं 10th और 12th दोनों करवा रहा हूँ, दोनों लेवल का क्वेश्चन जो आप लोग को करवा रहा हूँ, ताकि आप दोनों के लिए तैयार हो सके। यदि 10th लेवल का पूछा जाएगा तो भी आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे सके, यदि 12th लेवल का पूछा जाए तो भी आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे सके और अच्छा रैंक ला सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते, चलिए 111 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसका वैल्यू दिया हुआ टेन इनवर्स माइनस सेवन, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूँ, तो मैं सबसे पहले उसी को दिखा देता हूँ। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में इसका तीन फॉर्मूला होता है। एक ये वाला टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी, ये कब फॉर्मूला यूज करना है? जब आपका ए बी का वैल्यू लेस देन वन होगा। और इस क्वेश्चन में हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है पाई प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, बी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो ए बी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो, बी का वैल्यू लेस देन जीरो और ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। समझ रहे ना? लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो है फर्स्ट वाला जो है फॉर्मूला यूज होने वाला है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला जो है टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं इस फॉर्मूला में इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए क्या है? ये पूरे को मैं ए बोल सकता हूँ, इस पूरे को मैं बी बोल सकता हूँ। तो बताइए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करने पर क्या हो जाएगा? तो मैं थोड़ा सा पेंसिल के आइकन को कम कर देता हूँ। अब देखिए, तो टेन इनवर्स ए, इसको लिख सकता हूँ ना, टेन इनवर्स ए, और ये ए यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। बी क्या है? ये हमारा पूरा टोटल जो ए है ये पूरा टोटल बी है, तो प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वन माइनस ए बी, वन माइनस ए बी। ए क्या है? ए हमारा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और बी जो है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये बी है। और इसका वैल्यू क्या दिया है आरएचएस में? देखिए टेन इनवर्स माइनस सेवन दिया हुआ, ठीक है। इतना तक लिख लिया। अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। आप खुद से सॉल्व कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यदि एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे हमारा जो बच जाएगा ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन, ये चीज़ हो गया। और होल ब्रैकेट में क्या था? ये सॉरी, और डिवाइडेड बाई में क्या था? ये डिवाइडेड बाई, इसको आप लीजिए, देखिए एक्स माइनस वन यहाँ है और एक्स माइनस वन ऊपर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचेगा क्या नीचे? बताइए नीचे यदि आप सॉल्व कीजिए तो बचेगा क्या? एक्स इंटू, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस भी माइनस में आ जाएगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो एक्चुअल में ये बन जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो बताइए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, और इसका जो वैल्यू दिया है वो तो हमारा टेन इनवर्स माइनस सेवन दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? देखिए टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस वन, ये चीज़ हो गया। डिवाइडेड बाई क्या बचेगा? ये एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा एक्स माइनस वन यहाँ से हो गया, और यहाँ से देखिए ये एक्स ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस वन हो गया, मतलब कि ये माइनस हो गया, माइनस एन यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ टेन इनवर्स माइनस सेवन, टेन इनवर्स माइनस सेवन, ये चीज़ दिया हुआ है ना, ये चीज़ दिया हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप कीजिएगा, टेन इनवर्स को आप हटा सकते हैं, टेन इनवर्स को जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर साइड हमारा माइनस सेवन है। बस इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स। इसको इस साइड भेज दीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगा? देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, प्लस एट इक्वल टू जीरो, यहाँ से टू कॉमन लीजिए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन चला गया। मतलब ये क्या हुआ, ये एक्चुअल में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x इक्वल टू 2 निकल गया। तो x इक्वल टू 2 किस ऑप्शन में, देखिए x इक्वल टू 2 हमारा ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा x इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोबारा आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ये 3 फार्मूला होता है, लेकिन आपको बेसिकली यही फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। तो इस फार्मूला को आप लोग रट लीजिए, और ये क्वेश्चन भी इसी फार्मूला पर आधारित है। इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को आप यदि इस फार्मूला में रखते हैं तो आपको जो है वैल्यू आराम से निकल जाता है। बाकी ये सारा टफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरा जो है मैंने किया है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ तो नहीं। बाकी बाद में आपको लास्ट में क्या करना है, इक्वेट करना है, और तो कुछ करना नहीं है। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया था। तो बस x इक्वल टू 2 यहाँ से हमारा जो है फाइनल आंसर निकल गया। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ज़बरदस्त मतलब कि बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, आपका इजी ही था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद रहता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको जो मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन आप यदि पढ़े हैं क्लास 12 में, तब बहुत अच्छी खासा इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, द डिफरेंशियल ऑफ ई का पावर एक्स का पावर 3 है। ये एक्चुअल में क्या है, ये लिखा हुआ ई का पावर एक्स का पावर 3 है, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा। विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स ई का पावर एक्स का पावर 3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन में एग्जांपल लेता, मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर रहता, और इसको यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह लिखते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पर क्या मतलब, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आप 2x लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे किसको लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पर फंक्शन को लिखते हैं, कौन सा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई का पावर एक्स क्यूब है ना, तो डी एक फंक्शन हमारा ई का पावर एक्स क्यूब है, इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। लॉग एक्स मतलब ln x है, यहाँ बेस जो है इसका ई होता है, तो ln x मैं सिंपली लिख रहा हूँ। तो ई का पावर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू ln x। अब इसमें क्या कीजिए, एक चालाकी करना होगा। चालाकी क्या करना होगा कि ऊपर नीचे डिवाइडेड बाई डी एक्स कर लीजिए। ई का पावर एक्स का पावर 3 है, डिवाइडेड बाई डी एक्स कर लीजिए, और यहाँ भी क्या करिए, इसमें भी डी ln x डिवाइडेड बाई डी एक्स कर लीजिए। ये एक चालाकी मैंने इसलिए किया क्योंकि अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये एक अलग डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये एक अलग डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ई का पावर एक्स का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा। आपको पता है ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। यदि ई का पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, मतलब चेन रूल लगाना होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको चेन रूल लगाना होगा। तो ई का पावर एक्स का आपको ई का पावर, ये इसको डब्बा ले लीजिए, तो ई का पावर डब्बा का ई का पावर डब्बा हो जाएगा। एंड फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ln x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x हो जाता है, 1/x। अब ये x ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3x क्यूब इंटू ई का पावर एक्स क्यूब। तो पता नहीं 10th वाले को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बता रहा था कि 10th लेवल का यदि पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे खासा बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 10th लेवल का ही 10th वाले ही भरते हैं, और साथ ही साथ 12th वाले भी भरते हैं। तो 12th वाले को तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, लेकिन 10th वाले को शायद ही समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यार, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, इसलिए मैं दोनों तरह करवा रहा हूँ। 10th लेवल का भी करवाता हूँ, 12th लेवल का भी करवाता हूँ। 10th लेवल का करवाया हूँ, आप देखिए प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट कीजिए। बाकी इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं किस तरह समझा रहा हूँ, इस तरह से आप बहुत अच्छा खासा समझ सकते हैं। बहुत कोई 11th क्लास शुरू भी कर दिए होंगे, तो शायद डिफ्रेंशिएशन यदि आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, 3x क्यूब आया था ना हमारा, 3x क्यूब आया था, और ई का पावर एक्स का पावर क्यूब आया था, जो कि ये हमारा ऑप्शन डी में है। तो 112 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तो आपको शायद 6 से दिख नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 113 में कहा जा रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 2 cos थीटा। तो एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर -6 का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मैं सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस नहीं
वन माइनस भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, या फिर इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो मैं 1 माइनस लिख रहा था ना, मतलब कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, जरूरत इसका है, तो मैं सिर्फ इसका लिखता हूँ, सिर्फ इसको लिखता हूँ। और इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, मतलब ये हुआ कि यहाँ यदि 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आना चाहिए, यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ होना चाहिए। जैसे मैं यदि पूछूंगा कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 थीटा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूंगा, इसका आधा लिखूंगा। जैसे यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 4 थीटा है तो जाहिर सी बात है इसका आधा क्या होगा 2 थीटा, यहाँ लिखूंगा माइनस 1, तो कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आपको यदि ये फॉर्मूला, बेसिकली यही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी ये तो डिराइव किए ना इसी फॉर्मूला से, तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे को निकालना क्या है, एक्स का पावर 6 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, और दिया क्या रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यदि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो क्या बन जाएगा बताइए, इधर स्क्वायर कीजिए तो आपको बनेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या करना है, इस 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बन गया ना, और 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो ये क्या होगा 2 कॉस 2 थीटा हो गया ना, तो यहाँ अच्छी तरह से लिख देता हूँ, तो ये हमारा हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा। तो ये चीज़ निकल गया, इसको मैं पहले तो डब्बा में बंद कर देता हूँ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 कॉस 2 थीटा हो गया। उसी तरह और एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो यदि दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आपका बनेगा, मैं स्क्वायर करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बना। अब फिर से इस 2 को उस साइड भेज दीजिए, इस 2 को उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस 2 को मैं उस साइड भेज देता हूँ तो यह माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो ये क्या बन गया बताइए, ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन गया, देखिए 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये मैंने किसका फॉर्मूला बताया था कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस 4 थीटा हो जाएगा ना, ये जो है कॉस 4 थीटा हो जाएगा, मैंने बताया था यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आएगा, तो कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला हो गया, मतलब ये हो गया 2 कॉस 4 थीटा, ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको भी ब्रैकेट, इसको भी मैं डिब्बा में बंद कर देता हूँ। उसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ एक्स का पावर कितना था, तो आप बोलेंगे सर यहाँ एक्स का पावर तो 1/2 था, तो यहाँ थीटा कितना आया था बताइए, एक मिनट, यहाँ एक्स का पावर कितना था 1/2, यहाँ थीटा क्या दिया था, थीटा दिया था, सिंपली थीटा दिया हुआ था। अब फिर जब यहाँ आया तो यहाँ एक्स का पावर कितना था 1 था, अब थीटा क्या निकला यहाँ पर देखिए 2 थीटा आ गया, यहाँ पर 2 थीटा हो गया। अब जाहिर सी बात है देखिए यहाँ एक्स का पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो और यहाँ थीटा कितना आ गया 4 थीटा आ गया, मतलब क्या समझ रहे देख रहे हैं ना, 1/2 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया। हम लोग कितना पावर तक जाना है, एक्स का पावर कहाँ तक जाना है, एक्स का पावर 6 तक जाना है, अभी तो एक्स स्क्वायर आया ना, तो अभी एक्स का पावर 6 तक जाना है, मतलब एक्स का पावर जो 6 हो जाएगा, तब जाहिर सी बात है थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 12 थीटा हो जाएगा, 12 थीटा हो जाएगा, मतलब आंसर क्या निकल जाएगा, ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा 2 कॉस 12 थीटा, ठीक है, ये ऑब्जर्व करना था आपको, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी आप बार बार स्क्वायर करके चेकआउट कर सकते हैं, और एक बार स्क्वायर कीजिए तो आपको फिर आप क्यूब करना पड़ जाएगा, आप इसको जो है क्यूब करना पड़ जाएगा, क्यूब कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप क्यूब करके भी निकाल सकते हैं। बाकी मैंने ऑब्जर्व करके बता दिया किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर जो 113 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ये इजी क्वेश्चन है, a cos x प्लस b sin x।
तो इसका इजी क्वेश्चन है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा होता है √A² प्लस B²। इसको याद रखना होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस लगा देंगे। तो √A² प्लस B² मैक्सिमम पूछा गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है। वेक्टर्स का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, क्लास 12th लेवल का। लेकिन 2024 में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 10th लेवल का ही आएगा, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक साल आपका 12th लेवल का पूछ रहा है, एक साल 10th लेवल का पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि 2023 में 12th लेवल का पूछा है तो 2024 में 10th लेवल का पूछा जाएगा। तो 10th लेवल पर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में 12th लेवल का करवा दे रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन को आपको देखना है। यदि समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप समझने की प्रैक्टिस कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो इफ द वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर है 3i प्लस j माइनस 2k, दूसरा वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k, एंड तीसरा वेक्टर है 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5k आर को प्लानर। तो को प्लानर जब भी रहता है ना, मान लीजिए इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इस वेक्टर को नाम दे देता हूँ बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर का नोटेशन होता है, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ सी वेक्टर। जब भी 3 वेक्टर को प्लानर होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि बॉक्स इसका जीरो हो जाता है। ABC का बॉक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो बस इसका बॉक्स आपको जीरो कर देना। बॉक्स जीरो करने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर देना। डिटर्मिनेंट कैसे लिखना? ये 3 हो गया i के साथ, फिर j के साथ 1 है, k के साथ -2 है। उसी तरह दूसरा वेक्टर देखिए, i के साथ 1 है, j के साथ 2 है, एंड k के साथ -3 है। उसी तरह इसमें 3 है, लैम्डा है, एंड 5 है। इसको जीरो इक्वेट कर दीजिए और यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए। लैम्डा का वैल्यू ही पूछा जा रहा। तो कैसे निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू? डिटर्मिनेंट का आपको निकालना आता होगा। तो 3 हो गया। जो क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, 10th वालों को तो नहीं आता होगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें देखिए मैं डिटर्मिनेंट निकाल के बता दे रहा हूँ कितना आंसर आ जा रहा। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, एंड प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा। फिर -1 कीजिएगा, तो ये गया मतलब 5 प्लस 9 हो गया। फिर -2 कीजिएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा लैम्डा -6। ये हो गया लैम्डा -6, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करना। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ये हमारा 30 हो गया प्लस 9 लैम्डा, एंड यहाँ पर -14 हो गया, और यहाँ -2 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिए, 9 लैम्डा -2 लैम्डा, ये 7 लैम्डा हो गया। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये -14 प्लस 12, ये -2 हो गया, एंड 30 -2 हो गया 28, उधर साइड जाएगा तो -28 हो गया ये। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो गया -4। लैम्डा इक्वल टू -4 किसमें? ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। देखिए इसका ट्रिक में बता देता है 116 का। जब भी 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा ना और उसका इन्वर्स पूछा जाएगा, तो इन्वर्स आप निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट में ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रिक ये है, इन दोनों को जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। 2 की जगह 6 को लिख दीजिए, 6 की जगह 2 को लिख दीजिए, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को क्या कीजिए, इन दोनों को, ये पॉजिटिव है ना, ये यदि प्लस है तो इसको नेगेटिव के साइन साथ कर दीजिए। ये भी प्लस है तो इसको भी नेगेटिव कर दीजिए। ये यदि नेगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, ये भी नेगेटिव रहता तो इसको भी पॉजिटिव कर देता है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिए। ये यदि नेगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव करते, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया। तो यही ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। तो जबरदस्त ट्रिक मैंने बता दिया ए इनवर्स निकालने का। जब भी 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तब इसको लगाना है। 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तभी ए इनवर्स का ये आपको ट्रिक लगाना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बाकी किसी में नहीं लगाना। तो देखिए इस टाइप का ऑप्शन आपको दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। 117 में देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड दूसरे वाले वेक्टर को बी कैप मान लेते हैं, बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका दिया हुआ -3i कैप -2j कैप एंड प्लस k कैप। तो इसका पूछा जा रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्रॉस बी। इसका मोड लेना है, मतलब कि इसका आपको मोड लेना है। मोड मतलब इसका आप सिंपली इसका जो आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, उसमें जो मोड लेने के बाद आएगा आंसर, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका सिंपली लेना है। a क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो a क्रॉस बी क्या हो जाएगा? a क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट में निकाल देता i j एंड k हो गया, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3
ये 3 है, 1 2 3 एंड यहाँ पर -3, यहाँ पे -2 एंड ये 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो कितना आ जाएगा, आई कैप के साथ हमारा आ जाएगा 2 2 + 6 मतलब कि 8 हो गया, माइनस जे कैप के साथ आ गया हमारा, ये हो जाएगा 1 + 9 मतलब ये 10 हो जाएगा, प्लस के कैप के साथ आ जाएगा हमारा -2 - 6 -2 एंड ये हो जाएगा +6, -2 + 6 कीजिए तो ये 4 हो गया। तो इसका आप क्या कीजिएगा, ये 8 आई कैप -10 जे कैप +4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, √8 का स्क्वायर यानी 64, फिर 10 - 10 का स्क्वायर मतलब 100, फिर 4 का स्क्वायर मतलब 16। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो √180 आएगा। √180 किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते 118 की ओर। 118 भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इफ द वेक्टर ए आई कैप, इसको ए मान ले, इसको एक्स वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए लिखा हुआ नहीं इसलिए ए नहीं मान रहे। एक्स वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, यानी इसको वाई वेक्टर मान लेते हैं। वाई वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है -12 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। और परपेंडिकुलर दिया हुआ, परपेंडिकुलर जब भी रहता है ना, तो मतलब कि दो वेक्टर यदि मान लीजिए ए और बी परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग जीरो करते हैं। मतलब यहाँ दो वेक्टर मैंने एक्स और वाई कंसीडर किया है, तो एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का वैल्यू होगा जीरो। डॉट मतलब क्या होता है कि आई कैप का साथ, जैसे आई कैप के साथ जो है उसको आई कैप के साथ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के साथ जो है वो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, के कैप के साथ जो है वो के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो आपस में सभी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए ए कैप आई कैप के साथ ये यहाँ ए है और यहाँ आई कैप के साथ क्या है -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -12 ए आ जाएगा। फिर ऐड समेसन का साइन देना है, मतलब जोड़ने का साइन देना है, ठीक है। प्लस कीजिए तो ये जे कैप के साथ 1 है, यहाँ जे कैप के साथ 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन देना है, यह -2 हो गया और -8 तो ये हो गया -16। इसका वैल्यू जीरो के साथ इक्वेट करना, तो क्या हो गया -12 ए एंड +4 -16 इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि -12 ए और इक्वल टू हो गया, ये हो गया -12, यहाँ पर -12 हो गया, उस साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू हो गया -1, ए का वैल्यू -1 किस में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा कि दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और यदि पूछा जाएगा कि दोनों वेक्टर जो परपेंडिकुलर ना होगा, दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो उसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कहा जा रहा वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप। देन ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को बोला जाता है बॉक्स, इसी को ए बी सी बोला जाता है। मैंने और एक क्वेश्चन करवाया था ना बॉक्स वाला, तो इसको इसी तरह से लिखा जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स ए बी सी। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकालिए डिटर्मिनेंट से, फिर ए के साथ उसका डॉट कीजिए, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। तो इसका अच्छा है कि हम लोग बॉक्स से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू ही होता है बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी मतलब डायरेक्ट सिंपली आप तीनों वेक्टर को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये 3 हो गया पहला वेक्टर, -2 हो गया एंड 2 हो गया। फिर दूसरा वेक्टर देखिए 6 है, इसका कोफिशिएंट 4 है एंड इसका -2 है। फिर इसका देखिए 3 है, -2 है, -4 है। बस इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये 3 हो गया और इसके साथ हमारा हो गया -16 और -4, तो ये हो गया -20। फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम -2 लिखते ना, लेकिन यहाँ -2 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट यदि आप निकालने जानते हैं तो आप बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। -24 और ये हो गया +6, तो ये हो गया -18। फिर +2 के साथ आ जाएगा हमारा -12 ये हो जाएगा -24। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा -60, ये हो गया -60 -36 और -48, ये हो गया 48, ठीक है। इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो -144 आ जाएगा। -144 किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन मैं 121 भी करवा दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉडुलस एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i r। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
तो पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देना चाहता हूँ मॉडुलस निकालने का क्या फॉर्मूला है। मान लीजिए सिर्फ 1 प्लस आई रहता तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? निकालते ये है कि मॉडुलस निकालने के लिए आप रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 है, और इमेजिनरी पार्ट के आयोटा के साथ जो है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं, तो उसका भी 1 ही हो जाएगा। तो मतलब ये √2 हो जाता है इसका, ठीक है, ये √2 हो जाता है। सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो रहा था तब, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाई में 1 माइनस आयोटा भी है ना, तो मॉडुलस निकालने का यही है। मतलब कि ये है कि मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है, ठीक है, a प्लस आयोटा भी है, तो इसका मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है ये z इक्वल टू हो गया, ये z बार नहीं z इक्वल टू हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो इसका मॉडुलस यदि निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। और इसका यदि एम्पलीट्यूड निकालना होगा, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड बोला जा रहा है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब एंगल निकालना है तो आर्क जेड निकालते हैं। आर्क जेड जो होता है, आर्क जेड इक्वल टू होता है हमारा, आपको देखना होगा कि इस ये जो आपका है किस आपका क्वाड्रेंट देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा रहता है ना, तो 1 प्लस आयोटा क्या, ये रियल एक्सिस हो गया और इधर इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कि 1 प्लस आयोटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना जा रहा है ना, तो इसका निकालते हैं 10 क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं 10 अल्फा इक्वल टू लिखते हैं हम 10, ये लिखते हैं इमेजिनरी ये रियल पार्ट डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट, मतलब 1/1, मतलब ये होगा 10 1 मतलब 10 1, हाँ 10 1 निकला, मतलब ये पाई बाई फोर बोले तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री के लिए 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। रुकिए थोड़ा सा मैं इसमें दूसरा कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये 10 अल्फा हम लोग निकालते हैं, 10 थीटा का वैल्यू निकालते हैं, 10 थीटा का वैल्यू। और यहाँ से देखिए यदि मैं 1 प्लस आयोटा वाला को कंसीडर करता, 1 प्लस आयोटा वाला को, तो 10 थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 थीटा यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा, 10 थीटा 1 आ जाएगा। मतलब ये होता है कि थीटा जो होता है वो हमारा 10 इनवर्स होता है, 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब यहाँ से पाई/4 आ गया, ठीक है। थीटा जो होता है यही आपका आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ एम्पलीट्यूड लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, तो ये हमारा थीटा के टर्म में ही दिया हुआ एंगल, ठीक है। तो मैं इसको अब समझा देता हूँ डिटेल में। ये आप मॉडुलस कैसे निकालते वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया हूँ। डिटेल में जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। जैसे आप इसको Z1 मान सकते हैं इसको, और इसको Z2 मान सकते हैं। तो जब भी Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है और इसका मेरे को निकालना क्या है, पहले मॉडुलस निकालना है ना, तो ये डिवाइड हो जाता है, मतलब इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस कर सकते हैं, ठीक है। और Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस मैंने निकालने सिखाया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, और √2 डिवाइडेड √2 ये 1 हो गया। तो मॉडुलस तो 1 आ गया। मॉडुलस 1 किस में है, या तो ऑप्शन डी होगा या आपका ऑप्शन बी होगा, बाकी ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखिए एंगल निकालते हैं, तो एंगल में भी एक फॉर्मूला होता है। जब आर्ग्यूमेंट आप जेड निकालते हैं, आर्क जेड निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्क जेड जब निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला ये होता है आपका कि जब भी ये जैसे 2 है ना, Z1 बाई Z2 है, Z1 बाई Z2 है, तो इसका जब आर्गूमेंट लेते हैं आप तो क्या होता है, इसका जब आर्गूमेंट लेते हैं तो ये हो जाता, जैसे लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। मतलब आप पहले Z1 का निकाल लीजिए फिर Z2 का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट दिखा देता हूँ। ये रियल एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। पहले तो देखिए Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कहीं यहाँ पर होगा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा हो गया, वही आर्क जेड हो जाएगा। तो क्या होगा, थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा यहाँ से निकलेगा 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब पाई/4। तो ये हमारा हो गया पाई/4। माइनस करना है Z2 का कहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये रियल तो 1 है, रियल वाला 1 है और इमेजिनरी वाला -1 है, तो मतलब यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो है वो समझ लीजिए अल्फा मान लेता हूँ। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स रियल पार्ट हमारा 1 है डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट जो कि -1 है। तो ये हो गया -पाई/4। तो अल्फा का वैल्यू -पाई/4 हो गया, -पाई/4, ठीक है। तो ये -पाई/4 हो गया। तो बताइए पाई/4 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पाई/4, ये हमारा क्या हो गया पाई/2। तो पाई/2 किस में, ऑप्शन
देखिए इसमें π/2 है ना, इसमें तो π/4 था, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। तो मॉडुलस हमारा 1 आया था और ये हमारा एंगल जो है π/2 आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पता नहीं कितनों को समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश किया, एक्चुअल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पर लगा रहता है और इस क्वेश्चन पर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो यदि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें जो कि मैंने बताया। देखिए इसको किस तरह से मैंने मॉडुलस निकालने का, एम्पलीट्यूड निकालने का, एंड साथ ही साथ किस तरह से इसका प्रॉपर्टी जो यूज होता है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉग का फॉर्मूला, लॉग का क्वेश्चन है। तो देखिए लॉग बेस में x है और 256 इक्वल टू 8/x है। तो 256 क्या होता है, 256 2 का पावर 8 होता है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, लॉग बेस है x एंड 2 का पावर 8 इक्वल टू लिख सकता हूँ 8/5। आप जानते हैं जब भी पावर में रहता है तो ये लॉग के बाहर आ जाता है, लॉग के बाहर आ जाएगा, मतलब क्या होगा कि 8 बाहर आ जाएगा और लॉग 2 बेस x इक्वल टू 8/5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बताइए 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 5 को इस साइड ले जाइए, तो 5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 लॉग बेस x और 2 हो गया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो बताइए जिस प्रकार मैंने जो है इस 8 को बाहर निकाला था, यदि पावर में था तो ये बाहर आ गया था, उसी तरह यदि बाहर में है तो इसको पावर में भेज सकते हैं। तो मतलब इसको पावर में भेजेंगे तो 2 का पावर 5 बन जाएगा इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जब भी लॉग बेस a और b दिया हुआ है और इसका वैल्यू मान लीजिए x है तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a का पावर x इक्वल टू b लिख सकते हैं। मतलब ये जो है इसका पावर ये होगा, ठीक है, a का पावर x इक्वल टू ये b हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसका क्या किस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 1, x का पावर 1 लिख सकते हैं 2 का पावर 5। मतलब x का पावर 1 क्या होता है x होता है और 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। तो x का वैल्यू हमारा 32 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आई होप आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देख लिए 12th लेवल का मैंने करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से, और ये 2023 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। 2024 में यदि पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल के लिए नया है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।